दोस्तों, हमारे प्यारे अर्पित भाई जो अपना चैनल में सीडो साइंस फैलता रहता है, उसने फिर से एक वीडियो बनाया विज्ञान दर्शन यानी कि मोहित के अगेंस्ट में, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो के बारे में। तो हमारा भी फक बनता है कि इनको कड़ी से कड़ी जवाब दिया जाए। मतलब बड़ी ही मजे की दुनिया है इन लोगों का। एक है सीडो साइंटिस्ट अर्पित, जिसको साइंस के बारे में कुछ पता नहीं है। वो क्या कर रहा है, डिबंक करने चला है किसको? विज्ञान दर्शन को, जिसको संस्कृत तो आता होगा शायद, लेकिन वो एक गलत ट्रांसलेशन में, गलत दुनिया में जीता है। उनको लगता है कि वेद में अगर ट्रांसलेशन हम थोड़ा चेंज करके नासा के सामने रखेंगे तो वेद बहुत महान हो जाएगा। ऐसा एक झूठा इंसान है हमारा मोहित भाई। ये झूठा इंसान क्यों है? क्योंकि ये दयानंद सरस्वती का फॉलोअर्स है, उनको फॉलो करते हैं। और दयानंद सरस्वती क्या है? जो इनके कैरेक्टर से मैच करता है, जो वेदों के, पुराणों के जो ट्रांसलेशन, जो असली संस्कृत है, उसको तोड़ मरोड़ के, उसके झोल झाल करके मॉडर्न साइंस, सो कॉल्ड साइंस के साथ मैच कराने की कोशिश किया। लोगों को ये दिखाने के लिए, देखो हमारा एंशियन लोग वेदों में क्या क्या लिखा है, हमने हिंदू धर्म को बड़ा करने के लिए। वो सरासर गलत है, झूठा है। और उसी का झूठ पकड़ने में आया है कौन? हमारा अर्पित भाई। बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है अर्पित। वो पूरा पेल दिया इसको, पूरा अच्छी जवाब दे दिया किसको? हमारे मोहित भाई को। ये वीडियो में देखेंगे कैसे। एक्चुअल में ये डिबेट शुरू हुआ था हाइपर क्वेस्ट के चैनल में, जब मोहित और अर्पित दोनों एक डिबेट के माहौल में बात कर रहा था। तो उस दिन मोहित ऐसा ऐसे बात किया, वेदों में ऐसा लिखा है, दयानंद सरस्वती ने ऐसा लिखा है, नील खटो ने ऐसा लिखा है, ऐसे करके मोहित को बोला था। और मोहित के पास उसी समय उसका जवाब नहीं था। मोहित डाउट किया, बाद में आके वो अपना रिसर्च करके अर्पित ने मोहित को एक्सपोज कर रहा है ये वीडियो में। लेकिन हम इस दोनों मूर्खों की लड़ाई में चुप नहीं रह सकते। हमको दिखाना है अर्पित को कि वो कितना स्यूडो साइंस फैलता है। ये साइंस को प्रमोट करता है, बोलता है कि मैं साइंस कम्युनिकेटर हूं। और उसको साइंस की बारे में नॉलेज ठीक से नहीं है। वो किसी भी चीज को साइंस साइंस बोल के फेंकता रहता है। ये है हमारे अर्पित भाई, एक मूर्ख की तरह बात करता है। तो इन दोनों में इसलिए एक लड़ाई होता है। लेकिन जिस दिन इन दोनों को सच पता चलेगा, उस दिन की मैं इंतजार में इन दोनों को बुलवा दूंगा। क्या करूं, उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा अपना अपना रिलीजियस बिलीफ को छोड़कर, मतलब हमारा मोहित भाई का रिलीजन क्या है? दयानंद सरस्वती का रिलीजन। उसको बिलीव करना, गुरु को बिलीव करना, ये हो गया उसका बिलीफ। और मोहित का बिलीफ किया क्या हो गया? ये बिलीव करता है साइंस के नाम पे कुछ भी इसको दे दो, उसको बिलीव करता है। वो उसमें देखता नहीं है कि इसमें सच में साइंस है कि नहीं है। इसका धर्म है साइंटिज्म। तो इन दोनों की बात में आज हम रिप्लाई देंगे। तो मोहित ने जो वीडियो बनाया, अर्पित ने जो वीडियो बनाया,
उसको स्टार्ट करते हैं और उसका रिव्यू करते हैं। हम पूरा 23 मिनट्स का वीडियो इसमें रिव्यू नहीं करेंगे। शुरुआत में कुछ मिनट कर करेंगे, लास्ट का कुछ मिनट का करेंगे। बीच में जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है रिव्यू देने के लिए। तो शुरू करते हैं। सदी विज्ञान की सदी थी। इस एक सदी के अंदर विज्ञान ने इस दुनिया को जिस तरह से बदला है, एक सदी से देखिए, ये शुरू किया कहाँ से? विज्ञान से, कि विज्ञान का सदी था। क्या क्या पिक्चर दिखाया? पहले तो रेल इंजन दिखाया, ऑयल एंड गुड। इधर एक रॉकेट दिखा रहा है, ठीक है। पहले तक उसकी कोई कल्पना भी नहीं। ये देखिए, ये है मोहित भाई, तुमको हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। तुम जिसको विज्ञान बोल रहे हो, उसमें तुमने इंजन को दिखाया, फिर रॉकेट को दिखाया, फिर एक सब दिखाया। ये जो इसमें से विज्ञान है कि नहीं वो तो बाद में बोलूंगा। ऑलरेडी मैं अपना प्रीवियस वीडियो में बोल चुका हूँ कि व्हाट इज साइंस। फिर भी आप इधर जो एक पिक्चर डाला है ना, ये पिक्चर, इसमें कहाँ साइंस से दिखाओ, विज्ञान कहाँ है इधर? तुम जो दिखाना, एक एक वीडियो, एक कार्टून का पिक्चर इधर डाला है ना। तुम दावा कर सकते हो कि तुमने सैटेलाइट देखा है? कोई नहीं देखा, ना तुम देखा, ना मोहित ने देखा, ना मैं देखा। कोई सैटेलाइट नहीं देखा। तुमको ये बोला गया है कि आसमान में सैटेलाइट घूमता रहता है। तुमने कभी इसके ऊपर सवाल नहीं किया, ठीक है। तो ये तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है। तो तुमने ये वाला जो पिक्चर इधर दिखाया, ये सच में एक सीजीआई कार्टून है। इसका ये रियल पिक्चर नहीं है, ठीक है। इसका रियल पिक्चर ये नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कर सकता था। और अब 21वीं सदी में तो विज्ञान ने हमारी कल्पनाओं को ही पंख लगा दिए हैं। हम सभी ने विज्ञान की ताकत को अपनी आंखों से देखा है। हमने देखा है कि विज्ञान क्या कर सकता है, और इसीलिए आज विज्ञान हमारे लिए एक सील ऑफ ट्रस्ट जैसा बन चुका है। अगर कोई बात विज्ञान के हवाले से की जाती है तो हम लोग आसानी से उस पर विश्वास कर लेते देखो, ये होता है इसका शुरुआत। इसका पूरा दिमाग पढ़िए, कैसे कैसे ये सोचता है। ये सोचता है कि किसी चीज को अगर विज्ञान बोला दिया जाए तो वो ट्रस्ट वर्दी बन जाता है, भले ही उसमें कोई विज्ञान हो या ना हो, ठीक है। इस विज्ञान 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 बोलकर इसका माथा चाट लिया है उन शैतानों ने। तो इसको विज्ञान साइंस का बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए। इसको मैं चैलेंज देता हूँ। तुम भाई इतना धर्म के बारे में वीडियो बनाते हो, सिर्फ साइंस की डेफिनेशन, व्हाट इज साइंस, इसके बारे में तुम्हारा पल्ला खोलो। तुम्हारा औकात दिखाओ कि तुमको साइंस की मतलब क्या पता चलता है। तुमने साइंस को, तुम्हारा समझ क्या है वो दुनिया को बताओ। व्हाट इज साइंस? साइंस का डेफिनेशन से शुरू करो। व्हाट इज साइंस? इनको लगता है एस्ट्रोनॉमी एक साइंस है। यस, इस अर्पित को और बहुत सारे लोगों को, मोहित को, जो पगला, जो क्या करता है, उसको भी पता नहीं कि साइंस क्या है, स्यूडो साइंस क्या है। तो मोहित जैसा ऐसे लोगों को, ये जो स्यूडो साइंस फैलता है, इन स्यूडो साइंस में वो अपना वेद को फिट करने चला चला जाता है। तो मोहित को भी मैं बोलूंगा, तुम भाई व्हाट इज साइंस के बारे में तुम्हारा क्या डिफिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में एक वीडियो बनाओ। डिबेट साइंस के ऊपर करो। ये मोहित, ये साइंस के नाम पे इसको कुछ भी इसको बोला दिया जाए, ये विश्वास कर लेता है। मतलब साइंस इसका रिलीजन बन गया है। अभी मैं प्रूफ कर दिया। देखा वो क्या बोल रहा है कि साइंस के नाम में कुछ बोला जाएगा तो वो विश्वसनीय हो जाएगा। यही तो चाल है, यही तो चाहता था शैतान, जो ऐसे गधा बनाया अर्पित जैसा, जो विश्वास करता है साइंस को। अरे उल्लू, साइंस में कोई विश्वास नाम का चीज नहीं होता। साइंस क्या है? साइंस इज साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड से जो जो होता है, सिर्फ उसी को साइंस बोला बोला जाता है।
साइंटिफिक मेथड क्या है, ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूं, एक बार और रिपीट कर दो, दिमाग में घुसा लो मेरे भाई। व्हाट इज साइंस? साइंस जो साइंटिफिक मेथड से जाता हो वही है साइंस। बाकी सब सीडो साइंस, सारे कुछ सीडो साइंस। If you are calling something science, that has to be go through the scientific method, that has to be the product of scientific method, then we can say it is science, otherwise not. अभी साइंटिफिक मेथड में क्या है? साइंटिफिक मेथड में कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप्स को आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट है ऑब्जर्विंग ए नेचुरल फिनोमेना। आपने कुछ नेचर में कुछ घटनाएं देखी, कुछ कारण देखा, कुछ चीज देखी आप, फिर उसको आपको लगा कि इसके कारण उसका हो रहा है। एक आपको हाइपोथेसिस बनाना है, कॉज एंड इफेक्ट की हाइपोथेसिस, कि इसके वजह से वो हो रहा है। आपने गैस के ओवन के ऊपर वाटर रखा, वाटर एक बोई में, और उसमें वाटर हॉट होने लगता है। तो ये जो फेनोमेनन है इसको आपको देखना है, कॉज एंड इफेक्ट को देखना है कि किसको चेंज करने से कुछ होता है। ये जो कॉज इफेक्ट है इसको डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो वेरिएबल होना पड़ता है। कॉज और इफेक्ट, एक को आप चेंज करेंगे, कॉज को चेंज करेंगे, फिर देखेंगे कि इफेक्ट में क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उस कॉज को आपने थोड़ा चेंज करने के देखा कि इफेक्ट में आ रहा है, तो आपको एक प्रूफ हो जाएगा कहाँ ये दिस इज कॉजिंग दैट। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ऑल्सो यू कैन प्रूव दैट नल हाइपोथेसिस दैट नो दिस थिंग डज नॉट कॉज दिस। तो उस साइंटिफिक मेथड में आपको फिनोमेनन को ऑब्जर्व करना होता है, फिर एक हाइपोथेसिस जनरेट करना पड़ता है, फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना पड़ता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग बाय IVDB, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद रिजल्ट आता है। तो ये है मेन साइंटिफिक मेथड। ये साइंटिफिक मेथड से अगर कुछ होता है तो सिर्फ उसी को साइंस बोला जाएगा, बाकी सबको सीडो साइंस बोला जाएगा। अभी आप सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों, से मेथड से ही जाएगा उसी को। अगर आप इस मेथड के बना बगैर भी किसी और को साइंस बोल देंगे तो साइंस का कुछ वैल्यू ही नहीं रहता। कुछ भी लॉजिकल होता है तो साइंस बोल सकते हो आप। ये मैंने ये कर दिया, कुछ भी आप उसको साइंस बोल के चला सकते हो। जैसे पहले शुरुआत में जब साइंस नाम का कुछ चीज आ रहा था दुनिया में, साइंस का हिस्ट्री उठाकर देख लो, उसमें आपको पता चलेगा कि साइंस एक जमाना आया था, कोई किसी को चीज को भी साइंस बोल रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी को साइंस बोल रहा है, कोई एस्ट्रोनॉमी को साइंस बोल रहा है, कोई डायनासोरस के बारे में पढ़ाई कर लिया तो भी उसको साइंस बोल रहा है, सब कुछ को साइंस बोल रहा था। इसीलिए साइंस को बचाने के लिए, साइंस को साइंस में एकदम ठीक रखने के लिए इस मेथड का उद्घाटन हुआ कि इसी मेथड में जो जाएगा उसी को साइंटिफिक बोला जाएगा, उसी को साइंस बोला जाएगा, बाकी कुछ को नहीं। आजकल का जो जर्नल पेपर, सो कॉल्ड साइंटिस्ट साइंटिफिक जर्नल पेपर आप लोग पढ़ते हो, उसमें से बहुत ही कम परसेंट में इस मेथड को फॉलो किया जाता है। मतलब साइंस के नाम पर सीडो साइंस दिया जाता है, उसकी रिजल्टेंट फल है ये अर्पित जैसे लोग दुनिया में, जो साइंस के नाम पर कुछ भी बोल दो विश्वास कर लेता है। साइंटिज्म इनका धर्म बन गया है, इसको साइंस की असलियत पता नहीं। साइंस और सीडो साइंस ये अलग नहीं कर सकता है। एस्ट्रोनॉमी इज अबाउट रीडिंग द स्काई, स्टार्स, प्लैनेट्स एटसेट्रा, लाइट, उनमें कोई साइंस नहीं है। एस्ट्रोनॉमी इज नॉट ए साइंस, बिकॉज एस्ट्रोनॉमी का कुछ भी चीज आप जो अभी मैंने साइंटिफिक मेथड बोला, कॉज एंड इफेक्ट, उसमें आप नहीं कर सकते हो।
astronomy is about reading the pattern and measurement, all these things, but not science. जो पैटर्न रीडिंग हमारे एंशियन लोगों में ने किया था, जो तारे को कॉन्स्टलेशन को नाम दिया, ग्रहों को नाम दिया, ग्रहों की मूवमेंट स्टडी किया, वो एस्ट्रोनॉमी है। तो एस्ट्रोनॉमी पहले भी था, एस्ट्रोनॉमी अब भी हो रहा है, बट दैट इज नॉट साइंस। अभी देखना है कि कौन सा एस्ट्रोनॉमी सही है, क्या पिछले वाला एस्ट्रोनॉमी सही था, या फिर आज का जो एस्ट्रोनॉमी वो सही है, या फिर पिछले वाला एस्ट्रोनॉमी कितना दूर तक सही है, कितना गलत था, आज आपने कैसे उसको प्रूव करना है। तो इट इज मैटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, नॉट ए मैटर ऑफ साइंस। तो साइंस साइंस मत बोला मत करो भाई, बोलो कि पिछले वाला एस्ट्रोनॉमी, अब का एस्ट्रोनॉमी। अब पिछले वाला एस्ट्रोनॉमी क्या था? पिछले वाला एस्ट्रोनॉमी था फ्लैट अर्थ के ऊपर। वेदों में सारे जगह में पृथ्वी को प्लैनेट नहीं बोला गया था। अर्थ इज नॉट ए प्लैनेट, अर्थ को ग्रह नहीं बोला गया, ना वेदों में ना कहीं पर भी। अर्थ को एक प्लेन बोला गया, प्लेन, एक राउंड प्लेन, जिसके ऊपर आसमान में ग्रह नाम दिया गया, बाकी को और कॉन्स्टलेशन को नाम दिया गया। तो अर्थ इज नॉट ए प्लैनेट। वो फ्लैट अर्थ एस्ट्रोनॉमी के बारे में हमारे महाभारत में, रामायण में, वेदों में लिखा गया है। अभी तुम्हारा जो एस्ट्रोनॉमी जो हमको पढ़ाया गया स्कूल में, उन शैतान ने जो पढ़ाया साइंस बोलकर, साइंस कुछ भी नहीं है, लेकिन साइंस बोलकर तुमको जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया गया है वो है हेलियोसेंट्रिज्म। ये हेलियोसेंट्रिज्म कोपरनिकस नाम का एक प्रीस्ट ने दिया था फर्स्ट। तो एक दिस डिबेट, दिस फाइट इज ऑल अबाउट हेलियोसेंट्रिज्म एंड फ्लैट अर्थ एस्ट्रोनॉमी। हमारे हिंदू धर्म में, इस्लाम में, क्रिश्चियन में, सभी धर्मों में एंशियन लोगों ने बोला था अर्थ स्टेशनरी है, जैसे हम अभी फील करते हैं, और ये एक प्लेनेट नहीं है। लेकिन आप अभी जो आप जो जानते हो, जिसको आप साइंस ना हो के भी साइंस बोल के चलाते हो, वो है हेलियोसेंट्रिज्म। इसमें सन को स्टार बोलकर अर्थ को चारों तरफ घुमाते हैं। अभी बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सही है। अभी आप बोलोगे अरे ये क्या ऐसा बात हो गया, 1000 सन पहले हमको पता चल गया कि अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ इज ए बॉल। भाई प्रूफ तो कुछ तो प्रूफ होगा ना तुम्हारे पास। आओ डिबेट में आओ मेरे बच्चे, नंगा कर देंगे तुमको। एक भी तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है कि अर्थ एक प्लेनेट है, अर्थ राउंड है, उसके ऊपर पानी है और एक घूम रहा है। तुमने रिलेटिविटी पढ़ लिया, बोला कि ट्रेन में जब हम लोग जा रहे हैं तो क्या हम लोग स्पीड को फील करते हैं। भाई दैट इज रिलेटिविटी, ओके, बट फॉर दैट फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दैट अर्थ इज मूविंग। हम क्यों पकड़ ले कि अर्थ मूविंग रिलेटिव मोशन में हो रहा है? हमको तो दिख रहा है ऊपर में आसमान में सूर्य घूम रहा है, ठीक है, चांद घूम रहा है, तारे घूम रहा है, बाकी प्लैनेट्स घूम रहा है। लेकिन तुम्हारा प्रीस्ट आइंस्टाइन, सो कॉल्ड सीडो साइंटिस्ट वाले लोग जो है, जो लोग तुम जैसा है, तुम लोग क्या बोला है कि नहीं 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 अर्थ घूम रहा है। तो प्रूफ दो, अर्थ का घूमने का तो कोई प्रूफ होगा? तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तुम एक एक प्रूफ लाओगे तो मैं उसका विचार करूंगा। नहीं है तुम्हारे पास, जाग जाओ मेरे भाई, जाग जाओ। अगर सच्चा इंसान हो, जो तुमको देख के लगता है, जो तुमने जीवन में शुरुआत में एस्ट्रोलॉजी शुरू किया था, उसमें शायद कुछ सच्चाई था।
लेकिन उसको छोड़ के तुमने इस सीडो साइंस में अपना नाक घुसा दिया। तुमने साइंस और सीडो साइंस को फर्क नहीं समझा। तुम सारे गाधे की दल में अपना नाम लिखवा दिया कि हमको भी साइंस कम्युनिकेटर बनना है विदाउट नोइंग द बेसिक ऑफ साइंस। तुम्हें साइंस का बेसिक पता नहीं है, फिर भी तुम ऐसा करने चले। ठीक है, तो शुरू करते तुम्हारा। और शायद इसीलिए आजकल सभी धर्मों में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक साबित करने की होड़ लगी हुई है, और इस मामले में हिंदू धर्म भी पीछे नहीं। जी, एकदम सही वाला। ये हिंदू धर्मों की ये जो मतलब मूर्ख लोग हैं, जैसे विज्ञान दर्शन, मोहित, ऐसे ऐसे लोग जो उसमें साइंस खोजने चला है। भाई तुम पहले साइंस पता करो, फिर साइंस खोजो। एकदम सही क्या। तुम भी अर्पित, तुम भी अपना सीडो साइंस को, हिलियोसेंट्रिज्म को साइंस मत बोलो। तुम भी हिलियोसेंट्रिज्म को साइंस बोल के दुनिया को धोखा दे रहे हो। और मोहित भी वेदों में हिलियोसेंट्रिज्म को प्रूव करने के चला है। तो दोनों सेम पाप कर रहे हो, सेम गलतियां कर रहे हो। दोनों सेम सिक्के की कॉइन, नहीं, सेम कॉइन की दो साइड्स हो। तुम जो सीडो साइंस, जो हिलियोसेंट्रिज्म एक सीडो साइंस है, उसको तुम साइंस बोलते हो। और उसी को तुम्हारा गलती उसको मालूम नहीं। तुम्हारा ये जो चालाकी ना, तुम्हारे शैतानों लोगों की, कोपरनिकस की, इसको गैलीलियो की जो शैतान चालाकी है, इसको मोहित को नहीं पता। इसलिए मोहित अपना गलती कर रहा है, स्वामी दयानंद गलती कर रहा है तुम्हारी गलतियों में अपना मैच कराने के लिए। लेकिन मैच कराने की कोई दरकार नहीं है। वेद इज राइट, absolutely right about the astronomy, about this movement of the planets, zodiacs. They were exactly right about that. उसके बारे में बात करो कि कौन सा एस्ट्रोनॉमी ठीक है। हिम्मत है तो आ जाओ, बुलाओ मुझे, देखते तो हमारे अंदर कितना दम है। व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें ऐसी पोस्ट्स लगातार देखने को मिलते रहते हैं जिनमें बताया जाता है कि हिंदू धर्म कितना साइंटिफिक है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने वो चीजें भी खोज ली थी जिन्हें साइंस आज खोज पाया है। डेफिनेटली ऐसी इंफॉर्मेशन जब सामने आती है तो हम सभी का सीना गर्व से फूल जाता है। जैसे हिंदू एस्ट्रोनॉमी को लेकर काफी सारे क्लेम्स किए जाते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों को वो चीजें भी पता थी जो कि साइंस को बहुत बाद में जाकर पता चली। जैसे उन्हें 9 ग्रहों के बारे में बहुत, देखो, 9 ग्रहों के बारे में पता करना इस साइंस बोल दिया। दिस इज नॉट साइंस मैन, दिस इज एस्ट्रोनॉमी, एंड एस्ट्रोनॉमी इज नॉट ए साइंस। साइंस इज ऑल अबाउट द साइंटिफिक मेथड। पहले से पता था। यहाँ तक कि यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, जिन्हें कि बहुत बाद में साइंस में खोजा गया, उनके बारे में भी हमारे ग्रंथों में पहले से लिखा मिल जाता है। यदि आप ज्योतिष के ग्रंथों में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको नेपच्यून के बारे में भी मिलेगा, यूरेनस के बारे में मिलेगा। दोस्तों, ये क्लेम सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। ये है मोहित का क्लेम था जो अर्पित के सामने हुआ था। अभी मोहित उसका आंसर देंगे। मतलब दो गलत आदमी आपस में लड़ रहा है, इनको दोनों को लाइन पे लाना है हमारा काम हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन चीजों में कितनी सच्चाई है? क्या वास्तव में हिंदू ग्रंथों में वो बातें लिखी हुई हैं जिन्हें साइंस की फील्ड में बाद में जाकर खोजा गया? आखिर क्या है इन क्लेम्स की सच्चाई? पता करेंगे इस वीडियो में, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वैसे तो हिंदू स्क्रिप्चर्स में साइंस साबित करने वाले क्लेम्स बहुत सारे हैं। सब पर बात करने के लिए वीडियोस की एक पूरी सीरीज बनानी पड़ेगी। यस, वो लोग गलती से साइंस क्लेम करते हैं और आप भी गलती में आपका सीडो साइंस हिलियोसेंट्रिज्म को साइंस मान के बैठे। पर अगर शुरुआत कहीं से करनी ही है तो चलिए सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी से जुड़े क्लेम से शुरुआत करते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक क्लेम जो कि अक्सर किया जाता है और मेरी वीडियोस के कमेंट में तो लोग अक्सर करते ही रहते हैं, और वो ये कि हिंदू धर्म में अगर साइंस नहीं होती तो हमारे ग्रंथों में 9 ग्रहों का वर्णन कैसे मिलता? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसका जवाब जानते हो, पर यह क्लेम आज भी खूब किया जाता है, न केवल आम लोगों की तरफ से, बल्कि आप कुछ बड़े बड़े चेहरों को भी बड़े बड़े मंचों से इस क्लेम को करते हुए देख सकते हैं। अब ये 9 ग्रहों के नाम केपलर बताए थे कि पंडित जी बताए हैं, और हजारों साल से बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी पड़ताल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो 9 ग्रह कौन से हैं जिनका वर्णन हमें हिंदू ग्रंथों में मिलता है।
तो एक श्लोक आप सभी ने सुना ही होगा, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ये श्लोक वामन पुराण के अध्याय 14 में आता है, जिसमें हमें 9 ग्रहों का वर्णन मिल जाता है। और ये 9 ग्रह हैं भानु यानी सूर्य, शशि यानी चंद्रमा, भूमि सुत यानी मंगल, बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु। यस, यही है हमारा प्लैनेट्स। ये है 9 प्लैनेट्स। ये हमारा फ्लैट आर्थ की जो एस्ट्रोनॉमी है इसमें है, और जो वेदों में लिखा गया है। हमें इसको चेंज नहीं करना है, हम चेंज नहीं करते हैं। चलो आओ, बुलाओ हम। सूर्य, इधर देखो, पृथ्वी का कोई नाम नहीं है ये श्लोक इसमें। वामन पुराण के अध्याय 14 में आता है, जिसमें कुछ लोग यहाँ कुतर्क देने लगते हैं कि वैदिक ये कि क्या ये वही 9 ग्रह हैं जिनके बारे में साइंस हमें बताता है। जवाब है नहीं। यहाँ बताए गए ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, राहु। देखो, इस नामों में कहीं पे पृथ्वी नहीं है। ये है हमारा ग्रह। इसको हमको डिपेंड करना है मोहित भाई। मोहित, इस हिलिसेंट्रिज्म में मत जाओ, जाके हमारा वेद को, वेदांग ज्योतिष को अपमान मत करो। ये जो है ना 9 प्लैनेट्स, सन मून, ये जो है राहु केतु, यही है असली में प्लैनेट। हेलियोसेंट्रिज्म वाला धोखाधड़ी है, उस धोखे में मत पड़ो। उस धोखे की, इस अर्पित जैसा गधे की हिलियोसेंट्रिज्म की धोखे में आकर अपना वेद को मत चेंज करो। हम इसको डिपेंड करेंगे, यही सच है। चलो लड़ाई करते हैं। हम फ्लैट अर्थर से, फ्लैट अर्थ के ऊपर बात करेंगे, तुम तुम्हारा हिलियोसेंट्रिज्म के नॉनसेंस के बारे में बात करोगे। देखते हैं कौन जीतते हैं। जो फ्लैट अर्थ का एस्ट्रोनॉमी है वही वेदों में लिखा है, वही सारे रिलीजियस बुक में लिखा है। और तुम्हारा धर्म जो है साइंटिज्म, जो हिलियोसेंट्रिज्म, उस धर्म की हम पोल खोलेंगे। 9 ग्रह हमारा यही रहेगा। मोहित भाई, और केतु को साइंस में ग्रह नहीं माना जाता, पर कुछ लोग यहाँ कुतर्क देने लगते हैं। मेरे साइंस बोल दिया। अरे गधे, वो साइंस नहीं है, एस्ट्रोनॉमी है, हिलियोसेंट्रिज्म। बोल बेटा, तू बोल बेटा कि हिलियोसेंट्रिज्म में इसको ग्रह नहीं मानते। साइंस मत बोल मेरे भाई। साइंस क्या है? जो साइंटिफिक मेथड में होता है, कॉज इफेक्ट, आईबीडीबी, हाइपोथेसिस, अभी जो बोला ना, याद रखना किसको साइंस बोलते हैं। ये तुम्हारा किसी को प्लेनेट बोल देना एक हेलियोसेंट्रिज्म मालूम है, जो तुम्हारा पृष्ठ को कोपरनिकस ने दिया है, उसके ऊपर डिबेट करो भाई, इसको साइंस मत बोलो। मेरा फ्लैट अर्थ वाला भी साइंस नहीं है, एस्ट्रोनॉमी है। तुम्हारा भी एस्ट्रोनॉमी है। तुम्हारा एस्ट्रोनॉमी का मॉडल हिलियोसेंट्रिज्म है। मेरा एस्ट्रोनॉमी का, मेरा वेद में, पुराण में, मेरा बाइबल में, मेरा सारे जगह में, मेरा वास्तव में जो रियलिटी है, जो हम देख सकते हैं, उसमें हम तुमको दिखाएंगे कि अर्थ स्टेशनरी है। जो तुम फील कर रहे हो, जो हम आसमान में देखते हैं, वही सच है। कि वैदिक पद्धति में ग्रहों का मतलब कुछ और है। ठीक है, आपकी बात मानी, पर फिर आपको ये क्लेम नहीं करना चाहिए ना कि साइंस में जिन 9 ग्रहों। फिर से साइंस, साइंस नहीं बेटा, साइंस नहीं बोलो, हिलियोसेंट्रिज्म। तो हिलियोसेंट्रिज्म में तुम्हारा प्लैनेट का डेफिनेशन है वॉन्डरिंग स्टार, जो लाइट जो फिक्स नहीं रहता, जो घूमता रहता है, उसका है ग्रह। उसमें सन भी है, मून भी है। मून कोई उपग्रह नहीं है, कोई अर्थ के साउंड में कोई नहीं घूमता। अर्थ एक फ्लैट प्लेन है, उसके ऊपर सारे घूमता है। ये हमारा एस्ट्रोनॉमी है, हमारा वेदों का एस्ट्रोनॉमी। हमारा की बात हो रही है वो हमारे ग्रंथों में पहले से लिखे हुए हैं, क्योंकि साइंस के जो 9 ग्रह हैं वो तो अलग हैं। हिंदू ग्रंथों में जिन 9 ग्रहों की बात हो रही है उनमें से केवल 5 को ही साइंस। फिर से साइंस, साइंस नहीं। हिंदुओं में जो 9 ग्रह बोला गया है, तुम्हारा कोपरनिकस गाधा, तुम्हारा गुरुदेव, तुम्हारा सीडो सैंडिस फैलने वाला, उन लोगों ने इसको नहीं माना है। चलो डिबेट करो उसके ऊपर। में एज अ ग्रह एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अलावा 4 ग्रह और हैं, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो और हमारी अर्थ। अब इसमें से अगर अर्थ को छोड़ भी दें तो भी बाकी 3 ग्रहों के बारे में हिंदू ग्रंथों में कोई वर्णन नहीं मिलता। वैसे हिंदू धर्म में
अर्थ को प्लेनेट नहीं बोला गया, क्योंकि अर्थ इज नॉट ए प्लेनेट भाई। हिंदू धर्म ठीक है, सही है, कुछ नहीं है हिंदू धर्म के में गलती, वो सही बताया है, अर्थ इज नॉट ए प्लेनेट। यस, कुछ लोग आजकल यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो के भी ग्रंथों में मौजूद होने का दावा करते हैं। इस क्लेम को भी अभी हम थोड़ी देर में चेक करेंगे, लेकिन वो लोग, ये मोहित जैसा लोग दावा करता है, जो तुम्हारा स्यूडो साइंस हीलियोसेंट्रिज्म की गलती को नहीं पकड़ा, उसके बदले क्या कर रहे हैं, आप ना सही चीज को तोड़ मरोड़ के तुम्हारा गलती में फिट कराने की कोशिश कर रहे हैं। लोग ऐसे सवाल पढ़ते हैं, तुम्हारा डायनासोरस के बारे में तुम्हारा हिंदू वेद में क्यों नहीं लिखा? अरे भाई, डायनासोरस था ही नहीं, कोई है ही नहीं, एक धोखेदारी है, एक पैलेंटियोलॉजी लोगों का बनाया हुआ एक चीज है। तुमने कभी डायनासोरस नहीं देखा? वो जो डायनासोरस का जो म्यूजियम में रखा है ना, वो साला प्लास्टर ऑफ पेरिस और क्या क्या चीज से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। तो कोई गलत चीज कैसे हमारा रहेगा उसमें, वेदों में कैसे रहेगा, जो चीज था ही नहीं, और तुमको उल्लू बनाया जाता है, और तुम बोलते हो क्यों नहीं डायनासोरस हिंदू धर्म में? गाधे लोग साला। कुछ लोगों के लिए 5 ग्रहों का मौजूद होना भी उन्हें हैरान करता है कि बिना दूरबीन के इनका पता कैसे लगा लिया। जरूर हमारे ऋषि मुनियों के पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी। तो ऐसा नहीं है। इन 5 ग्रहों का पता लगाने के लिए किसी एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन 5 ग्रहों को बिना किसी दूरबीन के आसानी से नेकेड आइज से देखा जा सकता है। ये बात मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में भी बताई, पर फिर भी पता नहीं क्यों कुछ भोले भाले लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती, और वो इस पर भी लाफिंग रिएक्शन वाले कमेंट करके ट्रोलिंग करते रहते हैं कि ही इज सेइंग यू कैन सी प्लैनेट्स फ्रॉम नेकेड आई, ही। तो चलिए एक बार फिर से कोशिश करके देखता हूँ। एक्चुअल में आज हमें ये जानकर हैरानी होती है कि उन्होंने बिना टेलीस्कोप के इन 5 ग्रहों का पता कैसे लगाया होगा, पर असल में ये उतना मुश्किल नहीं था। हमें आज मुश्किल लगता है क्योंकि एक तो हमारा आसमान से रिश्ता उतना गहरा नहीं है जितना हमारे पूर्वजों का था। और यस, आसमानों को देखता था वो लोग, उसको पता था सच में क्या है आसमान में। तुम लोग क्या करते हो, वो किताब में लिख दिया कि हीलियोसेंट्रिज्म राइट, अर्थ इज ए बॉल, और वाटर उसके ऊपर छिपा रहता है, और गैस प्रेशर वैक्यूम के पास रहता है, जो भी तुमको पिलाता है, तुम पी लेते हो। दूसरा, हम लोगों को स्कूल्स में ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई जानी चाहिए। आज हम लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है कि रात के आसमान को निहारे सालों बीत जाते हैं, जबकि हमारे पूर्वजों के लिए ये रोज। मुझे पता है, मैं एक फ्लैट अर्थर हूँ, मैं रात्रि के तारों को देख सकता हूँ और बता सकता हूँ कौन सा नक्षत्र कहाँ पे होगा और क्या है। तुम नहीं बता पाओगे हीलियोसेंट्रिज्म वाले, वेद पता चलेगा। जो लोग फ्लैट अर्थ एस्ट्रोनॉमी को जो जिसको पता होगा, वो बोल सकता है। जाना का काम था, और इसीलिए उन्होंने इन ग्रहों को आसानी से पहचान लिया था। पर आप सोच रहे होंगे कि अगर ये ग्रह आंखों से दिखते भी हैं तो भी रात के आसमान में तो बिना टेलीस्कोप के ये बिल्कुल तारों जैसे ही लगेंगे। तो उन्होंने तारों में और इन ग्रहों में फर्क कैसे किया? तो ये आसान था। असल में तारे एक दूसरे के रेस्पेक्टिव मूव नहीं करते, या कहें कि बहुत कम मूव करते हैं। कई सौ सालों में जाकर उनमें से कुछ अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत इधर उधर खिसकते हैं। इसको बोलते हैं स्टेलर, जो ये है, ये तारों का एक दूसरे रिलेटिव मोशन में चेंज नहीं क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा ही है। अगर आर्ट हीलियोसेंट्रिज्म अगर सही होता ना, तो हमको जो ये इफेक्ट मुझे हम लोग को दिखना चाहिए था, पैरालैक्स इफेक्ट हमको दिख जाना चाहिए था। लेकिन उसके लिए क्या बोलता है कि तारे करोड़ों माइल, मतलब कितने लाइट ईयर्स के दूर में है, इतना मिलियन लाइट ईयर्स के दूर में, उसको दूर में भेज दिया कुछ भी। और उधर से लाइट कैसा आ रहा है, वैक्यूम के अंदर आ रहा है, और वैक्यूम के पास हमारा प्रेशर कैसे है, ऐसे ही है ग्रेविटी। और देखो, प्रेशर, तुम एक कोक का बोतल खोलो, फुस करके तुम्हारा गैस बाहर चला जाता है। तो हमारा जो इस प्रेशराइज सिस्टम में हम जीते हैं ना, इसमें कंटेनर होना मस्ट है। विदाउट कंटेनर यू कैन नॉट हैव ए गैस प्रेशर। हम लोग गैस प्रेशर में जीते हैं, तो इससे पता चलता है कि हम सच में कोई कंटेनर के अंदर है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, तभी तो हम गैस प्रेशर फील करते हैं। अगर पास में वैक्यूम होता, तो सारे गैस हमारा वैक्यूम में चला जाता, तुमको सांस लेने के लिए गैस भी नहीं बचता। एक सीडो चीज को करने के लिए और एक सीडो चीज, और एक गलत चीज, और एक गलत चीज, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर खड़ा है तुम्हारा हीलियोसेंट्रिज्म। ये जो आप बोल रहे हो ना कि
ग्रहों को कैसे पहचानता, बहुत ही आसान चीज है कि वो तारों जैसे एक फिक्स डिस्टेंस में घूमता है, लेकिन ग्रह फिक्स डिस्टेंस में नहीं घूमता, वो इधर उधर रिलेटिव डिस्टेंस में जाता है। इसको ग्रहों को पहचानना आसान है। और जिसके वेरियस रीजन है जिनका जिक्र मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, बट उनकी इस रिलेटिव फिक्स पोजीशन की वजह से ही ग्रहों को पहचानना आसान हो जाता है, क्योंकि ग्रह अपनी पोजीशन लगातार बदलते रहते हैं। वो तारों के रेस्पेक्टिव हर दिन अपनी पोजीशन से थोड़ा थोड़ा खिसकते रहते चलो तुमको अर्पित को मेरा एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना भाई, इतना बोलते हो। तुमने बोला ना कि जो ग्रह खिसकता रहता है रिलेटिव टू द स्टार। अभी वक्र गति तुमको मालूम है? वक्र गति मालूम है ना तुमको? जो उस वक्र गति के बारे में हमारा वेदांग ज्योतिष में लिखा गया है, ठीक है ना? उस वक्र गति का क्या है, किसे बोला जाता है उसको? हैं। असल में ये जो मतलब रेट्रोग्रेड मोशन। रेट्रोग्रेड मोशन हम लोग सभी को पता है। तुम लोग बोलते हो कि रेट्रोग्रेड मोशन को जियोसेंट्रिज्म ने और फ्लैट अर्थ एस्ट्रोनॉमी में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए हेलियोसेंट्रिज्म में एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए हेलियोसेंट्रिज्म इज राइट। तो तुमको मेरा चैलेंज है भाई, एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो बना देना, कोई एनिमेशन नहीं बनाना, दुनिया को एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाट इज एस रेट्रोग्रेड मोशन ऑफ द प्लेनेट। उसमें तुमको दिखाना है कि हम डेली ऑब्जर्वेशन में क्या देखेंगे। फिर से सुनो, तुमको ऐसा नहीं दिखाना है कि एक ड्राइंग करके ऐसा ऐसा घूम रहा है, एनिमेशन करके बैक में चला गया, ऐसा चला गया, ऐसे नहीं। तुमको बोलना है कि हमको आज सुबह में, आज शाम को 8 बजे मैं उठूंगा, शाम को आसमान देखने के लिए। फिर आसमान में मैं क्या देखूंगा, नेचुरली क्या देखूंगा, और जो प्लैनेट रेट्रोग्रेड मोशन में होगा तब मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा। ये प्रैक्टिकल चीज तुम बताना, कोई थ्योरी नहीं, कोई एनिमेशन नहीं, कुछ नहीं। अगर तू बोल पाता है अर्पित भाई, अगर तुम बोल पाते हो तो हम देखेंगे तुम में कितना दम है। दिस इज माई चैलेंज टू यू कि हम क्या ऑब्जर्व करेंगे आसमान में, कैसे पता चलेगा कि ये रेट्रोग्रेड मोशन है। तुम कोई एनिमेशन नहीं दिखाओगे, अपनी लैंग्वेज में प्रैक्टिकली क्या है उसको कैसे देखेंगे वो बताना, जनरली कैसे होता है और रेट्रोग्रेड मोशन में हमको क्या दिखना है। ठीक है, अगर ये बता पाओगे तो इस तुम्हारा पता चलेगा तुम में कितना दम है। ठीक है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या होगा रेट्रोग्रेड मोशन का। जो वर्ड प्लेनेट है, ये ग्रीक वर्ड प्लेनेटिस एस्टर से आया है, जिसका मतलब होता है वॉन्डिंग स्टार, यानी यस, घुमक्कड़ तारा। घुमक्कड़ तारा, यस, जो घूमता रहता है वो तारा है और लाइट है। ठीक है, उसमें कोई मिट्टी नहीं, आसमान में कोई मिट्टी नहीं है। मिट्टी सिर्फ तुम्हारा पैर के नीचे जो अर्थ है ना, जो प्लेन है, फ्लैट प्लेन है, इसमें मिट्टी है। उसमें कोई मिट्टी है नहीं है, कुछ पता नहीं। हम लोग दूरबीन से जो देखते हैं, जो लोग नासा हमको फेंकता रहता है कि आज गैस देख लिया, कल तरल देख लिया, आज हीलियम देख लिया, आज कार्बन, सब फेंकता रहता है, कुछ प्रूफ नहीं है। और इन ग्रहों को आइडेंटिफाई करना इसलिए भी आसान था क्योंकि ये पूरे आसमान में विचरण नहीं करते, बल्कि आसमान के बीच में मौजूद एक पतली पट्टी से होकर ही गुजरते हैं, जिसे एक्लिप्टिक कहते हैं। इस एप्लिक्टिक के बारे में भी तुम्हारा क्या नॉलेज है, टेस्ट करेंगे, कभी बुला लेना हमको डिबेट में। इवन सूरज और चांद भी इसी से होकर गुजरते हैं, और यही वजह थी कि पूरी दुनिया में लोग एक्लिप्टिक पर मौजूद नक्षत्रों और तारामंडलों को अच्छे से पहचानते थे और उनके बीच से गुजरने वाली किसी भी चीज को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते थे। और जी हाँ, यही वजह थी कि पास्ट में न केवल इंडिया में बल्कि दुनिया में कई और सिविलाइजेशंस को भी इन प्लैनेट्स के बारे में न केवल पता था, बल्कि वो इनकी पोजीशंस का रिकॉर्ड भी रखते थे,
जैसे हमें बेबीलोनियन सिविलाइजेशन का वीनस टैबलेट मिलता है जो कि 7th सेंचुरी बीसी का है, जिसमें वीनस की पोजीशंस के बारे में मेंशन है। पर आजकल सभी को पता था कि अर्थ फ्लैट है और वो घूमता है। जब रामायण के युग में, महाभारत के युग में, जहाँ पे पोल स्टार था, जहाँ पे जो कॉन्स्टलेशन था, आज भी वही है। और तुम्हारा हेलियोसेंट्रिज्म क्या बोलता है कि अर्थ इतना अपने एक्सिस में इतना घूमता है, फिर सूर्य की तरफ घूमता है, फिर सूर्य घूमता है, फिर बैरी सेंटर में घूमता है, फिर गैलेक्सी में घूमता है। तो कितना दूर हम चले गए, लेकिन आज भी वही पोल स्टार है। और एप्रिसिएशन ऑफ इक्विनोक्स के बारे में ज्ञान मत देना, उसके बारे में आप डिबेट करना है तो कर लेना। तुमको पूछेंगे कुछ सवाल प्रिसिशन ऑफ द इक्विनोक्स के बारे में, कैसे पोल स्टार चेंज हो जाता है, पहले थुवान था, कुछ भी, मतलब कुछ भी पेल दिया तुमको साइंस के नाम पर। तुम देखेंगे तुम्हारा एस्ट्रोनॉमी में कितना नॉलेज है। कुछ लोग अपने ज्ञान को ज्यादा पुराना सिद्ध करने के लिए ये क्लेम भी करते हैं कि हमारे ऋषि इन प्लैनेट्स के बारे में हजारों लाखों सालों से जानते थे। अब देखिए, क्लेम तो कुछ भी किया जा सकता है। ये जानता था क्योंकि उसमें बुए में लिखा हुआ है और वो अभी भी सेम ही है। ठीक है, तुम हीलियोसेंट्रिज्म को अपने दिमाग में घुसा लिया, इसलिए तुमको लगता है कि वो साइंस है और वो साइंस नहीं है। भाई दोनों ही साइंस नहीं है, दोनों ही एस्ट्रोनॉमी है। एक है हीलियोसेंट्रिज्म, एक है फ्लैट अर्थ मॉडल और जियोसेंट्रिज्म। उन दोनों को डिबेट करो। तुम्हारा एक ही प्रूफ है, वो है नासा इसरो। क्या नासा झूठ नहीं बोल सकता? बारीकी बारीकी में दिखा देंगे कि नासा झूठ बोलता है। अगर झूठ नहीं बोलता है तुम, तो फिर गैस के पास एक वैक्यूम रख के दिखाओ। एक छोटा सा स्टेडियम बनाकर उसमें वैक्यूम बनाकर उसमें थोड़ा रॉकेट उठा के दिखाओ। एक वैक्यूम में कुछ रॉकेट थोड़ा सा उठा के दिखा दो दुनिया को। वो क्यों नहीं करता? हिम्मत है तो दिखाओ। कैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायलेट होता है, कैसे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन वायलेट होता है, दिखाओ हमको, साइंस के पिल्ले। है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। वैदिक साहित्य में ज्योतिष का जो सबसे पुराना ग्रंथ हमें मिलता है वो है वेदांग ज्योतिष, जिसे लगभग 1400 बीसी का बताया जाता है। पर इसमें हमें ग्रहों के बारे में नहीं मिलता, ना ही हमें राशियों के बारे में ही मिलता है। इसमें सिर्फ सूरज, चांद और नक्षत्रों के बारे में ही है। ये ग्रंथ बेसिकली कैलेंडरिक पर्पस एंड रिचुअलिस्टिक पर्पस से लिखा गया है। इसमें हिंदी लूनर कैलेंडर के बारे में मिलता है और यज्ञ वगैरह के लिए शुभ मुहूर्त पर विचार किया। इसके इतना, मतलब कैलेंडर इतना अच्छा से बनाया गया है हमारा इंडियन कैलेंडर, उसके बारे में तुमको सिखा देंगे कि वो फ्लैट अर्थ में कितना सुंदर, कितना अच्छे से बनाया हुआ है। जो असल में होता है, जो अब भी होता है, जो तुम्हारा वो लाखों साल पहले, हजारों साल पहले जो हुआ था, आज भी वैसा होता है। इट इज बिकॉज सेम, बिकॉज ऑफ फ्लैट अर्थ, स्टेशनरी अर्थ। अर्थ मेजर फ्लैट। तुम्हारा जो हीलियोसेंट्रिज्म का ना जो बनाया गया है ऑर्बिट, सब सब फ्लैट अर्थ के ऊपर बनाया गया, फ्लैट अर्थ मेजरमेंट के ऊपर। किया गया है। यही नहीं, हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन माने जाने वाले ग्रंथ ऋग्वेद में भी हमें ग्रहों के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो कहने का मतलब है कि दावे तो कुछ भी किए जा सकते हैं, बट सबूत के नाम पर फिलहाल तो हमारे हाथ खाली ही। पर जहां हमें ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में ग्रहों तक का वर्णन नहीं मिल रहा, वहीं कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों को यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो का भी पता था, जबकि इनको काफी बाद में जाकर खोजा गया। बिकॉज ये तीनों, चलो अभी ये यूरेनस, प्लूटो, इसके बारे में बात करेंगे, जो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मोहित जैसे एक मिथ्या इंफॉर्मेशन दे दिया और ये सीडो साइंस वाला उसको डिबंक करने के लिए अच्छा उसको धोया। ठीक है, उन्हें संस्कृत का गलत ट्रांसलेशन किया और फिर ने उसको अच्छा ट्रांसलेशन दिखाकर उसको चुप करा दिया। तो हम इस पार्ट को काट देते हैं, लास्ट कुछ ही मिनट में चलते हैं। ये वो अपना ये डिबंक वाला इसको हम छोड़ देते हैं। हाँ, अभी स्टार्ट करते इसी प्लैनेट की बात हो रही, जैसे ऑर्बिटल टाइम, ऑर्बिटल स्पीड, डिफरेंट टाइम में उसकी ऑर्बिटल पोजीशन। न केवल यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो को खोज लिया था, बल्कि उनके कलर और उनके ऑर्बिट के साइज को भी बता दिया था। वो असल में एक व्हाट्सएप या ज्ञान से ज्यादा कुछ भी नहीं था। वैसे तो हमने देखा कि ना तो यहाँ कलर का ही कोई एविडेंस है और ना ही ऑर्बिट के बारे में ही कोई ठोस जानकारी मिलती है। एंड इवन इफ इस जानकारी को किसी तरह से किसी श्लोक में फिट कर भी दें, तो भी इससे बात नहीं बनेगी।
एक्चुअल में अगर कोई एंशियंट टाइम में किसी प्लेनेट की खोज का दावा करता है तो उसे कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिटेल्स निकाल कर देनी पड़ेंगी जिससे कंफर्म किया जा सके कि वाकई में इसी प्लेनेट की बात हो रही है, जैसे ऑर्बिटल टाइम, ऑर्बिटल स्पीड, डिफरेंट टाइम। यस, इस ऑर्बिटल टाइम, ऑर्बिटल स्पीड, सारे कुछ हम दे सकते हैं आपको, जो उस वेदांग ज्योतिष में लिखा गया है, जो श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है, जो बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा गया है, जहाँ से रामायण में कुछ पार्ट मिलता है, महाभारत में मिलता है। ये सब स्पीड, डिस्टेंस, सब कुछ आप जान सकते हो। सिर्फ अपना दिमाग से वो हीलियोसेंट्रिज्म वाला उस गंदगी को हटाना पड़ेगा, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मोहित को भी सच पता चलेगा और तुमको भी सच पता चलेगा। है उसकी ऑर्बिटल पोजीशन वगैरह। कलर बता देना या ये कह देना कि उसकी ऑर्बिट बड़ी है, कितनी बड़ी है, इसका भी कोई ठीक ठाक डिस्क्रिप्शन नहीं, कोई मेजरेबल डिस्क्रिप्शन नहीं। ऐसे वेग डिस्क्रिप्शन से काम नहीं चलेगा। जैसे बेबीलोनियन सिविलाइजेशन का वीनस टैबलेट, जिसमें हमें वीनस के बारे में काफी स्पेसिफिक डिटेल्स मिलती हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए। और फिर मुझे यह समझ नहीं आता कि जो लोग यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो जैसे प्लैनेट्स के पता होने का दावा करते हैं, उनके दिमाग में कभी ये क्यों नहीं आता कि अगर हमारे पूर्वजों को ऐसे प्लैनेट्स के बारे में पता था जिन्हें एक एडवांस टेलीस्कोप के बिना देखा ही नहीं जा सकता, एंड इवन प्लूटो को तो किसी एडवांस टेलीस्कोप से खोजना भी बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे में उन्हें ऐसी चीजें तो पता होनी ही चाहिए जो कि एक नॉर्मल टेलीस्कोप से भी दिख जाती हैं, जैसे मून के क्रेटर्स, वीनस के फेजेस, जुपिटर के मून्स, सैटर्न की रिंग्स वगैरह। पर इनका तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं मिलता। पर मुझे लगता है कि अभी भी कुछ लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आई होंगी। अपने धर्म ग्रंथों के मोह में डूबे उनके दिल से कहीं ना कहीं आवाज आ रही होगी, नहीं कह। तुमको भी मेरा यही है, तुम बोलना नहीं, मेरा साइंस ऐसा नहीं है। ओ माय गॉड, एस्ट्रोनॉमी इज नॉट ए साइंस। हा 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 हा, क्या दुख भरा। भाई, जिस दिन जाग जाओगे ना, उस दिन तुम्हारा हालत ऐसा ही होगा। तुमको पता चलेगा कि हेलियोसेंट्रिज्म इज फुल ऑफ pseudo साइंस एंड यू आर ए pseudo साइंस बिलीवर। साइंस से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? तो उन लोगों को जैसे टोन में तुम कर रहे हो ना, तुम्हारे लिए वही वो भी सही बैठता है। तुम्हें साइंस पता नहीं, उनको वेद पता नहीं। दो ये झूठ है। तो चलिए आपको महाभारत की एस्ट्रोनॉमी के दर्शन करा ही देता हूं, जिसके बाद शायद आपकी आंखें खुल जाएं। और अगर अब भी ना खुलें तो फिर मैं क्या कहूं, समझ लेना कि आप स्पेशल हो। अगर महाभारत में भीष्म पर्व को आप पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी मजेदार चीजें पढ़ने को मिलेंगी। इन चैप्टर्स में संजय धृतराष्ट्र को धरती पर मौजूद कई अलग अलग द्वीपों का वर्णन बताते हैं, उन द्वीपों पर रहने वाले लोग, उन पर पाए जाने वाले जानवर। यस, वो द्वीप है, जम्बू द्वीप के बारे में बात कर रहा है। अगर तुमको पता नहीं मतलब क्या है, तुमको तुम्हारा वो किताब में शैतान ने नहीं पढ़ाया तो क्या नहीं है? तुमको क्या बोलूं, मैं छोड़ देता हूँ। तुमने इतना विश्वास कर लिया साइंस साइंस करके ना, तुम्हारा दिमाग में अभी कुछ काम नहीं करता है। पहले दिमाग ठीक करो, अब भूल जाओ जो कुछ पढ़ा है। फिर से क्वेश्चन करो सबको कि जो पढ़ा है उसमें साइंस कितना है, सच्चाई कितना था, तब ऐसे फालतू बात करोगे, वरना बंद करो। पेड़ पौधे वगैरह, ये सब पढ़कर आपको लगेगा कि यह क्या चल रहा है, एकदम फेरी टेल जैसी बातें हो रही हैं। और जब धरती के बारे में आपकी जानकारी का ये हाल है, तो अंतरिक्ष के बारे में देखो, धरती के बारे में तुम्हारा जानकारी तो कुछ है नहीं। कैन यू शो मी द कर्वेचर ऑफ द अर्थ? कैन यू शो मी द कर्वेचर ऑफ द अर्थ? बॉल की तुम्हारा जो कार्व हो रहा है इसका शोध दिखा सकते हो? फिर क्यों हम लोग 700 माइल का दूर का चीज को क्यों देख पाते हैं? अगर आज गोल होता, एक बॉल को उसके चारों तरफ वाटर चिपका के दिखा सकते हो ना, गैस के पास वैक्यूम रख के दिखा सकते हो, अर्थ का कर्वेचर अर्थ से दिखा सकते हो, कुछ तो नहीं कर सकते हो। आपसे क्या ही उम्मीद की जाए। भीष्म पर्व के 12वें अध्याय में 40 से लेकर 48 श्लोक तक पढ़िए। यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को सूरज, चंद्रमा और राहु के साइज के बारे में बता रहे हैं। 41वें श्लोक में वो बताते हैं कि राहु का व्यास 12,000 योजन है। 42वें श्लोक में वो बताते हैं कि चंद्रमा का व्यास 11,000 योजन है। और 44वें श्लोक में वो बताते हैं कि सूर्य का व्यास 10,000 योजन। थैंक यू अर्पित। मतलब ये जो आप बोल रहे हो ना ढूंढ ढूंढ के,
ये बहुत हेल्प कर रहा है फ्लैट अर्थर्स को। यही तो हम इंफॉर्मेशन चाहते थे। फ्लैट अर्थ एस्ट्रोनॉमी में जो है वो इसी को मैच करता है। यू विल बी सरप्राइज्ड। थैंक्स अर्पित, थैंक्स टू प्रूव दैट यस, हमारा वेदों में संजय ने सही बताया। वो द्वीप के बारे में बता रहा था, जम्बू द्वीप के बारे में, जो नॉर्थ पोल में है, सेंटर ऑफ द फ्लैट अर्थ के नॉर्थ पोल में जो है। और ये जो केतु, सान, मून, पहले केतु है, फिर सान है, फिर मून है। इन जो प्लैनेट की जो साइज है, जो डिस्टेंस इधर बोल रहे हैं ना, ये जोजन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये फ्लैट अर्थ एस्ट्रोनॉमी मेरा यूट्यूब चैनल में जाओ, तुमको दिख जाएगा। यही मैं बोल रहा था, लेकिन आप मैं तो खोज नहीं किया, मुझे इतना संस्कृत नहीं आता, इसलिए मैं तो रामायण महाभारत से खोज नहीं कर पाया। लेकिन तुम दोनों की ये लड़ाई में मुझे ये सब इंफॉर्मेशन मिल रहा है जो मेरा पहले बना हुआ फ्लैट अर्थ एस्ट्रोनॉमी में मैच कर रहा है। जोजुन में थोड़ा कुछ हम कुछ ऐसे परफेक्टली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा जो ये जो हीलियोसेंट्रिज्म वाला जो बोलते हैं ना कि 93 मिलियन माइल दूर में हमारा सान है, भाई अभी चैलेंज है तुमको। एक वीडियो बना तुम कि कौन सी मेथड कैसे तुमने उसको साइंस बोल दिया कि, और कौन सा प्रूफ है। तो एक बना वीडियो, एक वीडियो बना कि वो जो सन्स का डिस्टेंस तू कैसे मापा, तुम्हारा हीलियोसेंट्रिज्म वाला कैसे मापा, फिर तुम्हारा आंख खुल जाएगा। एक फीते से तो नहीं मापा ना कि तुम 93 मिलियन माइल है, जो तुम इसको जोक्स मारने चलाया तो ये महाभारत के ऊपर। इतना कॉन्फिडेंस है तुमको सान नहीं दिखता है। दिन में कितना, समर में कितना ना सर के ऊपर आता है तो कितना गर्मी होता है, और अभी दिसंबर में थोड़ा साउथ की तरफ चला गया तो कितना ठंड पड़ रही है, तुमको दिखाई नहीं देता। तुम बोलते हो आग का टिल हो जाता है, आग का टिल होने से, सन का रेज टिल होने से इतना फर्क पड़ता गधे। तो तुमको पहले तुम्हारा साइंस के बारे में एक वीडियो बनाओगे, कैसे माप किया, उसको देखेंगे कि उसमें कितना साइंस है, सो कॉल्ड फकिंग सॉरी साइंस है, ठीक है। तो साइंस क्या है उसमें देखेंगे। तुम सन का डिस्टेंस का वीडियो बनाओगे, कैसे मापा, हम लोग को मता है वो कैसे। एक सपोज कर लिया, एक अर्थ है और वेनस है, दोनों प्लेनेट है। पहले अर्थ को पकड़ लिया कि अर्थ एक प्लेनेट है, फिर उसको पकड़ लिया कि वो वेनस का सेम साइज है, फिर वेनस को देखा कि सन में कितना ट्रांजिट कर रहा है, फिर उसको कैलकुलेट करके कर दिया, ह्यूजेंस ने कर दिया कि सन का इतना डिस्टेंस है। कोई भी लेके आओ, हम उसको तोड़ के देख तुम्हारा मुंह पे ऊपर मारेंगे, तुम्हें दिखाएंगे तुम कितना बड़ा गधे हो। 93 मिलियन माइल पर सन है, हाँ 2.54 लाख दुनिया में मून है, और तुम चले आए इस महाभारत के खंडन करने में। मोहित भाई ये सब सही है, महाभारत में संजय जो बोल रहा है यही सही है। अर्थ इज फ्लैट है, स्टेशनरी है, फ्लैट अर्थ एस्ट्रोनॉमी सही है, वेद सही है, पुराण सही है, सब सही है। तुम्हारा स्वामी द्वैनानंद झूठा है, उसको फॉलो करना बंद करो, छोड़ के मारो उसको। करपात्री महाराज सही था। आर्यभट्ट जो बोलता है ना कि मायासुर ने लिखा सूर्य सिद्धांत, मायासुर एक असुर है, वो सूर्य सिद्धांत गलत है। बरामीर ने ठीक करेक्शन करने की बहुत कोशिश किया था। तो मत जाओ इस हीलियोसेंट्रिज्म के पीछे अपना वेद को फिट करने की, वो गलत है। पहले जानो तो सही सच क्या है। अर्थ मेजर फ्लैट, अर्थ को मेजर के जो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऑर्बिटल मोशन सब कुछ जो होता है ना, सब नेविगेशन, एविएशन, ये जो प्लेन में आप बैठते हो, सारे कुछ में प्रूव होता है कि अर्थ एक फ्लैट स्टेशनरी प्लेन है। और अर्थ को मेजर करने के बाद ये लोग सेलेस्टियल स्फीयर करके उसके ऊपर ऐसे इमेजिनरी बॉल करके हम लोगों को पढ़ाया, बुद्धू बनाया है, हमको गधा बनाया है और फिर जैसा। और तुम चले अपने वेद को उधर पहुंचाने के लिए, पाप लगेगा भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती के जैसा पाप तुम पे ऊपर लगेगा। मतलब सूरज सबसे छोटा है, चंद्रमा उससे बड़ा है और राहु उससे भी बड़ा है। यस, ठीक और बोल रहा है फिर एकदम। 47वें श्लोक में ये बताया गया है कि चंद्रमा और सूरज से साइज में बड़ा होने की वजह से राहु दोनों को ग्रस लेता है। यस,
That's true. Yes, that's true for flat earth astronomy. That is how solar eclipse, lunar eclipse happens. Yes. चलो डिबेट में आओ, तुमको दिखा देंगे कैसे होता है। हिलिसेंटिज्म पढ़ के साला चला या बुड़बक इधर महाभारत रामायण को वही करने। पहले साइंस पता करो, फिर हिलिसेंटिज्म साइंस आने के देखो, फिर हिलिसेंटिज्म के तुम्हारा फ्लैट हाथ में मुझे बुलाओ डिबेट करने में लिए। देखते तुम्हें साला कितना दम है। कांडू। तो दोस्तों ये हाल है और लोग क्लेम कर रहे हैं कि यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो खोज लिए थे। दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये सब जानकर बुरा लग रहा हो, पर इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं। बुरा नहीं, तुमको बुरा लगना चाहिए। तुम जिस दिन जान जाओगे ना, शर्म से अपना मुख आईने में देख नहीं सकोगे। जिस दिन हमसे पल्ला पड़ गया तुम्हारा, एक दिन हमसे भी लड़ाई करके देखना। तुम्हारा आईना तुम्हारे सामने दिखाएंगे कि तुम कितना बुड़बक हो। ठीक है, चलिए। इसके बाद कोई वीडियो बनाने पहले से साइंस के बारे में एक वीडियो बना, और रेट्रोग्रेड मोशन कैसे प्रैक्टिकल में ऑब्जर्व कर उसके बारे में वीडियो बनाओ, या फिर सन का डिस्टेंस तुमने कैसे मापा उसका बारे में वीडियो बना। ठीक है जी, फिर तुमसे बात करेंगे। फिर तुम आना इधर कुछ लफड़ाबाजी करने के लिए। बाय। ये उस दौर की सच्चाई है जब इन ग्रंथों को लिखा गया होगा। उस दौर में, उस समय में उनके पास